मेरा नाम एमन है। मेरी शादी को भी 2 महीने हुए थे। इस 2 महीने के दौरान मैंने जो भी चीजें अपने शौहर से मांगी वो हमेशा ये कहता कि भाई से पूछ कर लाता हूँ या भाई से पैसे लेता हूँ। हर चीज में मेरे शौहर अपने बड़े भाई की इजाजत लेते थे। रजा और इमरान दोनों भाई थे। रजा छोटा था जबकि इमरान बड़े भाई थे। इमरान ने अब तक शादी नहीं की। एक दिन मैंने अपने शौहर से पूछा कि तुम्हारे भाई ने शादी क्यों नहीं की। तब उन्होंने जवाब दिया कि अब तक मुझे भी इसका सबब समझ में नहीं आया। भाई को शादी करने की ख्वाहिश नहीं थी, इसीलिए माँ ने मेरी शादी करवा दी। अब मेरे भाई 40 साल के हो चुके थे। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था कि मेरे ससुराल की पूरी जायदाद देवर की ही है। उन्होंने खुद अपनी कंपनी कायम की थी और मेरा शौहर इस कंपनी में काम करता था। सीधे अल्फाज में कहें तो वो अपने भाई की कंपनी संभालता था। हमारे रहने के लिए बंगला भी देवर ने ही बनवाया था। घर में दोनों भाई साथ रहते थे। मेरी सास मुझे कहती थी कि अब तुम घर में आ गई हो तो तुम्हारे और रजा के साथ देने से शायद तुम्हारे देवर का भी शादी करने का दिल हो जाए। कुछ दिनों तक मैंने भी देवर को शादी के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैंने कई बार उनकी शादी ना करने का सबब जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। 2 महीने के अंदर ही मैं ससुराल में अच्छी तरह से रच बस गई थी। मेरे ससुर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह देवर घर की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। देवर मुझ पर किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करते थे। एक बार देवर को हल्का बुखार हो गया। 4-5 दिन तक घर पर इलाज कराते हुए वो दफ्तर जाते रहे, लेकिन धीरे धीरे मामूली बुखार मलेरिया में बदल गया। तब उन्हें फौरन अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। देवर अब 10 से 8 दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। इन दिनों में अस्पताल में खाबा लाने और ले जाने की वजह से मैं थक चुकी थी। 10 दिन बाद देवर को अस्पताल से घर लाया गया। मुसलसल अस्पताल के चक्कर लगाने से मैं बहुत थक गई थी। घर में नौकरानी काम करने के लिए थी, लेकिन घर वालों को मेरे हाथ का खाना ज्यादा पसंद था। नौकरानी के हाथ की चाय भी कोई नहीं पीता था। सास भी मुझसे ही हर काम करने को कहती थी। एक दिन मैंने सास से कहा कि माँ, मैं बहुत थक जाती हूँ। रजा के लिए अलग खाना बनाना पड़ता है, फिर देवर के लिए बगैर मिर्च मसाले का खाना बनाना पड़ता है, और आपको भी अलग खाना चाहिए। अब देवर कुछ दिन घर पर आराम करेंगे तो उनकी देखभाल आप कर लीजिए। तब सास बोली, बहू अभी तुम जवान हो, इतनी जल्दी कैसे थक गई? पहले हमारी ज्वाइंट फैमिली थी। तुम्हारी उम्र में मैंने कितना काम किया है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इसीलिए खानदान अलग हो गया है। आजकल की लड़कियां बड़ी फैमिली में कैसे रहेंगी? अभी से तुम बूढ़ी सास और देवर से तंग आ गई हो। तुम्हारे काम में मदद करने के लिए घर में नौकरानी है, फिर भी तुम्हें इतनी थकान क्यों हो रही है? बस कुछ रोटियां ही तो बनानी है, इसमें इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब से मैंने अपनी सास को कभी भी किचन में कुछ करते हुए नहीं देखा था। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं बहुत थक गई, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ जाना है। इस पर मैंने कहा, ठीक है, आप कोई भी काम अपने जिम्मे मत लें, जहाँ जाना है जल्दी जाए। मेरे इस कड़वे बोल सुनकर वो बोली, इतनी भी जल्दी नहीं है, जब जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। और फिर 15 मिनट तक तकरीर देकर उन्होंने सारे काम मेरे ऊपर ही डाल दिए। देवर की बीमारी की वजह से उनके दफ्तर का बहुत सारा काम मेरे शौहर को ही संभालना पड़ रहा था, इसीलिए वो रात में देर से घर आता था। एक दिन दोपहर में जब मैं देवर को सूप दे रही थी तो देखा कि उसके जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था। वो थोड़ा भी हाथ नहीं उठा पा रहा था। मैंने उन्हें अपने हाथ से सूप पिलाया और सूप पीने के बाद उनका मुंह अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया। जैसे ही मैंने पल्लू हटाया वो मुझे एक अलग ही नजर से देखने लगे। देवर की बीमारी के दौरान दिन भर मैं उनके पास ही बैठी रहती थी, क्योंकि उन्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती थी। मैं उन्हें अपने हाथ से खाना भी खिलाने लगी थी। देवर ने अपनी तबीयत ठीक न होने की वजह से पूरे हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। इस हफ्ते के 3 दिन गुजर चुके थे और इन 3 दिनों में मैंने उनकी बहुत देखभाल की थी। मेरी इस देखभाल से देवर इतने मुतासिर हो गए कि उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें ला दूंगा। मैंने कहा, पिछले हफ्ते मैंने एक नया सूट का हार देखा था, वो नया डिजाइन था और इसीलिए लेने के लिए मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे शौहर ने पैसे की कमी की वजह से उसे लेने से मना कर दिया था। मैंने मायूस होकर अपनी बात कह ही दी, क्योंकि अब मौका मिला था तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। देवर ने कहा, तुम्हें वो हार पसंद आया तो तुम्हें मुझसे एक लफ्ज तो कहना चाहिए था ना, मैंने उसी वक्त तुम्हें वो हार खरीद कर दे दिया होता। फिर उन्होंने मुझे फौरन अपना कार्ड दे दिया और शाम को जाकर मैंने वो हार खरीद लिया। वो हार जैसे ही मेरे हाथ में आया मैं खुशी से झूम उठी। देवर ने जो हार मुझे दिया था उसे देखकर मेरे शौहर हैरान रह गए। वो बोले, भाई ने मुझे तो कभी भी इतनी महंगी शॉपिंग नहीं करने दी, फिर एक ही बार में तुम्हें इतनी बड़ी शॉपिंग कैसे करा दी? मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। भाई ने अपने छोटे भाई को आज तक इतनी शॉपिंग कभी नहीं कराई थी। 3 दिनों में देवर ने मुझसे ऐसा क्या लगाव महसूस किया कि उन्होंने
मेरी एक बात पर मुझे जो भी चाहिए था दिला दिया। खैर, देवर बीमार थे इसीलिए दफ्तर नहीं जा पा रहे थे। इस दौरान कंपनी की एक अहम मीटिंग थी जो दूसरे शहर में होनी थी। बीमारी की वजह से वो खुद नहीं जा सके, इसीलिए उन्होंने अपनी जगह रजा को भेज दिया। अगले 4 दिन मेरे शौहर को बाहर शहर में रहना था। उस दिन सुबह मेरा शौहर जब शहर के लिए निकल गया, उसके बाद मैं नहाने चली गई। जब मैं नहाकर बाहर आई तो मेरे गीले बालों में मैंने तौलिया लपेट रखा था। जैसे ही मैंने तौलिया हटाकर बाल सुखाने शुरू किए, मुझे देवर की आवाज सुनाई दी। वो मुझे मेरे नाम से पुकार रहे थे। देवर की तेज आवाज सुनकर मुझे समझ में आ गया कि वो कब से मुझे बुला रहे हैं, लेकिन सास घर पर ही नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की आवाज को अनसुना कर दिया। सास की आदत थी कि खुद को काम से दूर रखने के लिए ऐसा ही करती थी, इसीलिए वो दिन भर घर से बाहर गपशप करने चली जाती थी और इसीलिए मैं दौड़ते हुए देवर के कमरे में गई। दौड़ने की हड़बड़ी में मेरे बालों से लिपटा तौलिया भी गिर गया। कमरे में पहुंचते ही मैंने कहा, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं नहा रही थी इसीलिए आपकी आवाज नहीं सुन पाई। देवर बोले, आज मुझे थोड़ी जल्दी भूख लग गई है, अगर नाश्ता मिल जाता तो अच्छा होता। इसीलिए मैंने फौरन नाश्ता बनाने का फैसला किया। जाने से पहले मैंने सोचा कि देवर को उनके नाश्ते से पहले वाली दवा दे दूं। दवा देने के बाद मैं कुछ कहने ही वाली थी कि देवर बोले, गीले बालों में तुम और भी ज्यादा अच्छी लगती हो। सुबह सुबह देवर मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगे थे। उनकी बातों से मुस्कुराते हुए मैं फौरन ही नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ते में मैंने उनका पसंदीदा गाजर का हलवा बनाया। हलवा खाकर देवर हमेशा मेरी तारीफ करते थे, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे। देवर कहने लगे, मेरी बीवी भी तुम्हारे जैसी होनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगा कि वो शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी जैसी नहीं बल्कि अब तुम ही चाहिए हो, तुम्हारी जैसी तो मैं ढूंढ ही नहीं सकता। देवर की इस बात ने मेरे दिल पर एक गहरा असर छोड़ा। इसका मतलब था कि देवर का दिल धीरे धीरे बदल रहा था। उस वक्त मैंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उनकी तरफ मुतवज्जे होने लगी। इन दिनों देवर मुझसे ज्यादा बातें करने लगे थे और अपने जज्बात मुझसे जाहिर करने लगे थे। फिर देखते ही देखते देवर की छुट्टियां खत्म होने लगी और मेरे शौहर भी घर लौट आए। शौहर के घर आने के बाद रात में उन्होंने मुझसे कहा, भाई ने तुम्हें हार दिया और शॉपिंग के लिए अपना कार्ड भी दिया। वो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं तो तुम उनसे मेरे लिए कुछ पैसे मांग लो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। देवर और मेरे दरमियान एक अलग ही रिश्ता बन रहा था और मुझे उनके इरादे का पता नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि आपको इतने पैसे किस लिए चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, ये मेरा ख्वाब है। मैंने हामी भर दी और मेरे शौहर सो गए। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आ गई, क्योंकि मैं देवर को हल्दी वाला दूध देना भूल गई थी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से भाई ताकत में कमी की वजह से हल्दी वाला दूध पी रहे थे, इसीलिए मैं रोज रात उन्हें दूध देती थी। उस रात भी मैं उनके कमरे में दूध लेकर गई। दूध का ग्लास उनके कमरे में रखकर मैं निकलने ही वाली थी कि देवर बोले, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बैठो, मुझे तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है। देवर मेरी छोटी बड़ी बातों पर तवज्जो दे रहे थे। उन्होंने कहा, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। मेरी इतनी तारीफ तो मेरे शौहर ने भी कभी नहीं की थी। मुझे लगने लगा कि देवर की शादी के लिए जज्बात बदल रहे हैं। मैंने हौसला जमा किया और बोली, मुझे कुछ चाहिए था और उनसे कुछ पैसे रुपए मांग लिए। अगर मैं अपने शौहर के नाम से पैसे मांगती तो वो वजह पूछते और शायद पैसे भी ना दे, लेकिन मैंने अपने नाम से पैसे मांगे तो देवर ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो कुछ और बातें करने लगे। उन्होंने कहा, जब तुम अपने शौहर के साथ होती हो तो मुझे उससे जलन होती है, क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ ये मुझे समझ नहीं आया। उस रात के बाद पूरे 3 दिन तक देवर ने मुझसे बात तक नहीं की। उन्होंने खामोशी से मेरे हाथ में चेक दे दिया। मैंने वो चेक अपने शौहर को दे दिया। शौहर ने कहा, भाई इतने मेहरबान कैसे हो गए, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो तो रोज का भी हिसाब पूछते हैं और तुम्हें एक ही बार में इतनी बड़ी रकम दे दी। मेरे शौहर को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसकी बात पर सिर्फ सर हिलाया। अगले 4 दिन बाद ही मेरी सास अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयारी करने लगी। उन्होंने सुबह सुबह मुझसे 2 किलो लड्डू और कई सारी मिठाइयाँ मंगवा ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बहन के घर जा रही थी या पिकनिक पर। मैंने सास के लिए सब कुछ तैयार कर दिया और इस तैयारी में इतनी मसरूफ हो गई कि सुबह से चाय भी नहीं पी थी। उठने के बाद से ही मैंने सिर्फ चेहरा धोकर कमरे से बाहर आई थी। सास की सारी खरीदारी 8 बजे तक कर दी थी। इसके बाद वो जाने की तैयारी करने लगी। उस दिन 10 बज गए थे और मेरे नहाने का वक्त भी हो गया था। कुछ वक्त बाद सास अपनी बहन के घर चली गई और शौहर भी ऑफिस जाने के लिए निकल गए। इसी दौरान देवर भी ऑफिस के लिए निकल रहे थे। घर में अपने अकेली थी। नौकरानी भी सारे काम निपटाकर जा चुकी थी। सबके जाने के बाद मैं आराम से नहाने गई। नहाने के बाद मैं अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी। मैंने बस पल्लू ही ओढ़ा था कि तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला और सामने से देवर अंदर आए। उन्हें देखकर मैं पूरी तरह हड़बड़ा गई, क्योंकि मेरे जिस्म पर पल्लू भी ठीक से नहीं था। मैं जल्दी से पल्लू ओढ़ने लगी। देवर मेरी तरफ आए और बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप घर में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं आधे रास्ते से वापस आ गया। देवर को घर में किसी के ना होने पर मुझे ऐसी क्या खुफिया बातें करनी थी। मेरे दिमाग में बेशुमार सवालात चल रहे थे। मैं गौर करती ही रही थी कि तभी देवर मेरे सामने आकर मुझसे माफी मांगने लगे।
देवर का माफी मांगने का ये तरीका मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था कि आखिर देवर को ऐसा क्या कहना था जो उन्होंने इतना सस्पेंस पैदा किया। जब देवर मेरे सामने आकर माफी मांगने लगे तो मैंने हैरानी से पूछा, आप मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हैं? देवर ने कहा, 3 दिन पहले जब तुम रात को मुझे हल्दी का दूध देने आई थी तब मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया और तुम्हें कमरे से जाने को कह दिया। उस दिन मेरे बर्ताव ने मुझे बहुत बुरा महसूस कराया, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे आपकी इस हरकत का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, आप तो मेरे अपने हैं। मेरी ये बात सुनकर देवर खुश हो गए और फिर माफी मांगते हुए वहां से चले गए। उस रात जब मेरी सास घर पर नहीं थी तो मेरे शौहर भी थोड़ी देर में गहरी नींद में चले गए। तो मैंने मौका देखा। जब मुझे यकीन हो गया कि शौहर गहरी नींद में है तब मैं धीरे से उनके पहलू से उठकर बाहर निकल गई। मैं खुद को संभालते हुए देवर के कमरे में पहुंची। देवर सोते हुए दिखाई दिए। मैं उनके पास पहुंची तभी अचानक कमरे की लाइट जल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने मेरे शौहर खड़े थे। मेरे शौहर ने रात को उस वक्त मुझे अपने भाई के कमरे में देखा तो इस बात का गलत मतलब ले लिया और गुस्से में कहने लगे कि तुम मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही हो। शायद उसने मुझे अपने भाई के इंजेक्शन लगाते हुए देख लिया था, इसीलिए मेरे शौहर ने फौरन मेरे साथ खड़े डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और कहने लगे, डॉक्टर, रात के इस वक्त तुम मेरी बीवी के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने शौहर की बात सुनी तो उनसे कहा, मैं ही डॉक्टर को खुद अपने साथ लाई थी और ये मेरी ही बात पर देवर को इंजेक्शन लगा रहा है। हमारे शोर से देवर भी नींद से जाग गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मेरे शौहर ने अपने भाई से कहा, भाई, आप बिल्कुल भी फिक्र न करो, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरी बीवी आपके साथ ऐसा कुछ करेगी इसके तो मैंने कभी भी तवक्को नहीं की। ये सुनकर मैं भी हैरान रह गई। मेरे शौहर अपने भाई को बताने लगे कि मेरी बीवी किसी डॉक्टर के साथ लेकर आई है और ये दोनों मिलकर आपको कोई इंजेक्शन देने वाले, ये शायद आपको मारना चाहती है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी ऐसी जालिम निकलेगी। ये शायद दौलत की खातिर आपको मारना चाहती है, मगर मैं इन मौके पर आपके कमरे में आ गया और आपकी जान बचा ली। देवर ने ये सुनकर मेरे शौहर को खामोश किया और कहा, तुम्हें अपनी बीवी पर एतबार नहीं है, मगर मुझे इस पर बहुत यकीन है, इसीलिए मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरी भाभी मेरे साथ कुछ गलत कर सकती है। फिर देवर ने मुझसे सवाल किया कि ये सब क्या हो रहा है, तुम मेरे साथ क्या करने वाली थी? मैंने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। मैं अपने साथ एक खुफिया बीमारी की माहिर का इंजेक्शन लेकर आई थी क्योंकि मुझे आप पर शक था कि आपके अंदर कुछ कमी है। आप 40 साल के हो गए और आपके पास इतनी दौलत, फिर भी आपने शादी क्यों नहीं की? मुझे इसकी जांच करनी थी, इसीलिए आज मैं डॉक्टर को लेकर आई थी। डॉक्टर आपको बेहोशी का इंजेक्शन दे रहे थे ताकि वो अच्छी तरह जांच कर सके और आपको इसके बारे में पता न चले। मेरी बात सुनकर देवर बोले, तुम्हें किसने बताया कि मेरे अंदर कोई कमी है? तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैंने जवाब दिया, आप 40 साल के हो चुके हैं मगर आपने अभी तक शादी नहीं की, इसीलिए मुझे आपकी सेहत पर शक होने लगा था। मैं सच्चाई जानना चाहती थी कि क्या आपके अंदर वाकई कोई कमी है या शादी न करने का कोई और सबब है। इसी वजह से मैं आपसे मीठी मीठी बातें भी करती थी ताकि आप सच बता दो कि आपके अंदर किसी तरह की कोई कमी है जो आप शादी करने से इनकार कर रहे हैं। देवर ने फिर संजीदा आवाज में कहा, मेरे अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मेरी शादी न करने का सिर्फ एक ही सबब है और वो है मेरा प्यार। जब मैं 24 साल का था तब से ही मैं अपनी बचपन की दोस्त मारिया से शादी करना चाहता था। मारिया भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और उसके खानदान ने भी हमारी शादी के लिए इजाजत दे दी थी। मैं अपनी माँ से भी इजाजत लेने वाला था, लेकिन चंद दिनों में हमें मालूम हुआ कि मारिया को दिमाग का कैंसर है। उसके वालिदैन ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान पैसों की कमी हो गई और मारिया ने अपनी जान गंवा दी। उस वक्त मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने प्यार को बचा सकूं। उस दिन के बाद से मैंने शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और सिर्फ पैसा कमाने का आज़म कर लिया। माँ हमेशा मुझे शादी के लिए जोर देती रही, लेकिन मारिया के बगैर मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ वही, कभी कभार तुम्हें और अपने भाई को साथ देखकर मुझे शादी की ख्वाहिश होती थी। लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ बात करता था मुझे मारिया याद आ जाती थी। आखिरकार मैंने अपने दिल को समझा लिया कि जितनी भी कोशिश कर लूं मैं मारिया के अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकता। बात करते करते मेरे देवर की आंखों से आंसू आ गए। फिर मेरे शौहर ने उन्हें संभाला। इसके बाद मैंने कहा कि मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। आप दिल से बहुत अच्छे हैं और इतना पैसा भी कमाते हैं। आपने अपने छोटे भाई को भी सही रास्ता दिखाया। कल हमारी औलाद आपको बड़े पापा कहेगी, लेकिन वो आपको पापा नहीं कहेगी। चाहे कुछ भी हो, आपकी औलाद और हमारी औलाद में थोड़ा बहुत फर्क तो होगा ही। कल बच्चों की तालीम के लिए हमें दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। आपकी माँ से अब कुछ काम नहीं होता। आखिर वो हमारे साथ कितने साल तक रहेंगे? ये कहा नहीं जा सकता कि आप कितने दिन अकेले जिंदगी गुजारेंगे। अभी भी आपकी शादी का वक्त नहीं गया। एक बार किसी लड़की को अपनी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त देकर देखें, यकीनन आपको इसमें भी अपनी मारिया ही नजर आने लगेगी। आपका घर बसता देखकर माँ जी को भी तसल्ली मिलेगी। प्लीज आप तो शादी के बारे में सोचें। अभी भी आपकी शादी का वक्त नहीं गुजरा है। इतने दिनों से इसी वजह से मैं ये सब कोशिश कर रही थी। मेरी बात खत्म होती मेरे शौहर ने मुझसे और अपने भाई से माफी मांगनी शुरू कर दी। वो बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरा बड़ा भाई जो मुझे पैसे का हिसाब दे रहा था तुम्हें एक लफ्ज पर सब कुछ
कैसे दे रहा था ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। भाई ने गाड़ी लेने के पैसे भी तुम्हें दे दिए, मुझे ये समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे गाड़ी नहीं लेनी थी। मैं तो बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि भाई तुम्हें इतनी बड़ी रकम देते हैं या नहीं। जब तुम्हारे हाथ में भाई ने चेक रखा तो मुझे समझ में आया कि तुम्हारे और भाई के दरमियान कुछ गलत ताल्लुकात नहीं है। मुझे माफ कर, मैंने तुम दोनों पर शक किया। घर में कंवारा भाई होने पर ऐसी गलतफहमियां तो होती ही हैं। मैंने अपने शौहर को माफ कर दिया। अगले दिन मैं देवर की शादी के लिए एक नहीं बल्कि 10 प्रपोजल लेकर आई। इनमें से एक लड़की को देवर ने पसंद कर लिया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वो 1 महीने तक इस लड़की को जानना चाहेंगे और इसके बाद ही शादी का फैसला करेंगे। हमने उनकी शर्त मान ली। 1 महीने बाद उन्होंने शादी के लिए मंजूरी दे दी। उनका घर बस्ता देखकर सबसे ज्यादा खुशी मेरी सास को हुई थी। आखिरकार लाख कोशिशों के बाद मुझे कामयाबी मिली और मैंने देवर के हाथ में उनके बुढ़ापे का सहारा सौंप दिया।